हाय गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं सभी बच्चे? कल संडे है और कल है कॉम्बैट। आपको याद दिला रहा हूँ, अभी जैसे जैसे आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है। यस, कल 28 नवंबर 12 बजे कॉम्बैट है। अगर अभी तक आपने कॉम्बैट के लिए रजिस्टर नहीं करा है तो कृपया करके एक्ट राइट नाउ। Go to the test section, enroll for the combat, and get ready for the test tomorrow. This combat is a free scholarship test. 60 minutes में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 मिनट्स एंड 40 क्वेश्चंस, और ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। देखिए, अभी तक आपने फाउंडेशन की तैयारी बहुत अच्छी कर ली है। दिसंबर में आपका पेपर है। अब इस पेपर से पहले आप अपने आप को चेक तो करिए कि आप कहाँ ठहरते हैं। तो ये कॉम्बैट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये कॉम्बैट नहीं दिया तो आपको कुछ नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। डेफिनेटली हम हमेशा फ़ायदे की बात करते हैं, नुकसान की बात कभी नहीं करते। आज की क्लास में मैं आपको सभी फॉर्मूलेज बताऊंगा। इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, चाहे वो इलास्टिसिटी के हों, चाहे वो आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हो, कोई भी जितने भी फॉर्मूलेज हैं मैं आपको ए टू जेड सारे के सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ। तो फटाफट फॉर्मूलेज का भी रिवीजन करेंगे। लेकिन एक बात उससे पहले और बता देते हैं कि 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है। 1 से 3 रैंक लाने पर 100% फ्री होता है, 4 to 10 रैंक लाने पर 75%, और 11 से 50 रैंक लाने पर 50% आपको फ्री स्कॉलरशिप मिलता है। तो और 25% भी मिलता है अगर आपके 51 से 150 रैंक आती है। तो आप तो बहुत अच्छा करते हैं, रैंक आपकी बहुत अच्छी आएगी। यस, आपको विश्वास हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। एग्जैक्टली, आई बिलीव इन यू एंड यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ। आपको भी अपने ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। तो चलिए, तो आप देखिए, इसके अलावा लकी ड्रॉ भी है। और क्या लगा? अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आईपैड भी है, सैमसंग का टैब है, फिटबिट वॉच है, JBL का स्पीकर है, अमेजॉन वाउचर है। और क्या लेंगे? ये देखिए, बस आपको करना क्या है, CS मनीष ये कोड यूज करना है और गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। अगर आपने एनरोल नहीं करा है तो अब एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको याद दिलाने आया हूं। चलिए, तो अब जल्दी जल्दी में मैं आपको कुछ पढ़ा भी देता हूं। ठीक है तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे के सारे फॉर्मूलेज जो कि हमारे CA फाउंडेशन के सिलेबस में है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे फॉर्मूले बेसिकली शुरू होते हैं थोड़े बहुत चैप्टर नंबर 2 से। तो सबसे पहला स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ये पॉइंट नंबर 1 है। मैं नंबरिंग कर रहा हूं, तो आप भी अपनी कॉपी में इसको नंबरिंग से इसको नोट कर लीजिए, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार सरसरी निगाह से इसको फटाफट देख लीजिए। दैट्स इट, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है माइनस डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q। 2, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व सेम एज डिमांड कर्व स्लोप होता है, बस नेगेटिव का साइन नहीं आता, पॉजिटिव साइन आता है, और कोई चेंज नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है आपका टोटल यूटिलिटी। कैसे निकालते हैं? टोटलिटी लिख दिया मैंने, तो इसको टोटल यूटिलिटी करना है। टोटल यूटिलिटी यानी कि TU। TU होता है सिग्मा MU, ठीक है, या फिर TU इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3। आप इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाइए MUN तक, तो आपके पास क्या आएगा? TU आ जाएगा। तो TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया है। उसने कहा कि एक कंज्यूमर है जिसने 15 यूनिट खरीदा है। ठीक है, 15 यूनिट खरीदा है एक कमोडिटी का।
मान लीजिए कमोडिटी का नाम एक्स है, उसने 15 यूनिट खरीदा है कमोडिटी का, तो बताइए उसका टोटल यूटिलिटी कितना है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। तो ये जो एरिया देख रहे हैं OABQ, दिस एंटायर इज द टोटल यूटिलिटी। ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, क्योंकि MU के नीचे नीचे सारा का सारा क्या होता है, TU होता है, तो ये सारा का सारा जो एरिया है ये आपका टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है, एरिया OABQ, दिस इज द टोटल यूटिलिटी। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर पॉइंट पर आ जाइए। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बच्चों, आपको जो मैं बात बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुन लेना। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, अभी जब भी आप मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हो, आप एक सबसे बड़ी गलती करते हो। वो क्या करते हो कि आप चेंज इन TU तो ले लेते हो, लेकिन उसको चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड नहीं करते। तो आपको चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड करना है, ये बात का आपको ख्याल रखना है। जितने भी आपके मार्जिनल के फॉर्मूले हैं सभी में आपको ऐसे करना है। मैं सारे एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है टोटल यूटिलिटी से आता है, तो इसके बाद आप पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट, है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, फिर आपके पास आता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। तो सारे के सारे मार्जिनल में आपको चेंज से डिवाइड करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, जब चेंज 1 का होता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चेंज 1 का नहीं है तो फर्क पड़ जाएगा, और आप अपने मौज मस्ती में आपने डिवाइड नहीं करा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट का भी फॉर्मूला इसी तरीके से चेंज इन TC अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट के 2 फॉर्मूले होते हैं, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी भी मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अलावा 8 नंबर पॉइंट पर हमारे पास है, तो मैंने आपको टोटल यूटिलिटी बताया, मार्जिनल यूटिलिटी बताया, तो टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है MP1 प्लस MP2 प्लस MP3। आप इसी तरीके से MP को जोड़ते जाइए MPN तक, तो आपके पास जो है वो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो TP इज इक्वल टू सिग्मा MP। इसी तरीके से 9 नंबर पर एवरेज प्रोडक्ट होता है। ये गलती करते हैं सब बच्चे, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं आउटपुट से, ये गलत हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करना आपको टोटल यूनिट ऑफ लेबर से, ये याद रखिएगा। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट को टोटल यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड करना है, AP से डिवाइड करना नहीं होता। ठीक है, क्वांटिटी से डिवाइड करना नहीं होता है। 10 नंबर पॉइंट पर क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। एवरेज प्रोडक्ट के बाद अच्छा वो रह गया आपका पीछे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है MUX इज इक्वल टू PX इंटू MUM। ये हो गया आपका सिंगल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी के केस में ऐसा होता है, लेकिन जब मल्टीपल कमोडिटी होता है तो फॉर्मूला बदल जाता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन में PX। ठीक है, ये आता है लॉ ऑफ DMU से। ठीक है, लॉ ऑफ DMU से आता है, सिंपल है बहुत, आपने सब पढ़ा हुआ है। तो ये रिविजनरी सेशन है बच्चों। ठीक है, तो ये वीडियो आपको सबको शेयर करना है, दोस्तों को बताना है। ठीक है, और आ जाइए, अगर हम डबल कमोडिटी लेते हैं तो ये हो जाता है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ यूनिट बढ़ता जाएगा तो आप इसी तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। ये आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व से होता है MRSXY इज इक्वल टू PX अपॉन में PY। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम की है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो मैं कंडीशन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख रहा हूं, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला मैंने बताया, लेकिन याद रखिएगा कि ये इक्विलिब्रियम की
पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है एट इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आ जाइए 13 नंबर पॉइंट पर। 30 नंबर पॉइंट पर आइसोक्वेंस के भी इसी तरीके से इक्विलिब्रियम में MRTS LK इज इक्वल टू PL अपॉन में PK। तो ये होता है आपका आइसोकोस्ट लाइन का स्लोप। तो ये भी लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व MRS होता है, और MRS होता है माइनस डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। और इसी तरीके से 15 नंबर स्लोप ऑफ बजट लाइन। मैं हर छोटे से छोटा फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए, बस आपको याद है, मुझे पता है आप बड़े ही होनहार स्टूडेंट हैं, बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो आपको कैसे याद नहीं होगा मुझे पता है। तो बजट लाइन का स्लोप होता है PX अपॉन में PY। ओके, और आ जाइए 16 नंबर पर स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट। तो आइसोक्वेंट का स्लोप होता है MRTS LK, और MRTS LK क्या होता है, लॉस इन यूनिट ऑफ कैपिटल फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। 17 नंबर पॉइंट पर आ जाइए, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप क्या होता है, आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप होता है माइनस PL अपॉन में PK, प्राइस ऑफ लेबर। और कई जगहों पर वेज रेट अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। WR का मतलब वेज रेट है, और R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर पॉइंट पर आ जाइए। तो आइसो कॉस्ट लाइन यानी कि प्रोडक्शन चैप्टर कवर हो गया। अब आ जाइए, हम आ जाते हैं हमारे पास कॉस्ट वाले चैप्टर में। तो कॉस्ट वाले चैप्टर में हमारे पास कई सारे फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं वो है अकाउंटिंग कॉस्ट का। अकाउंटिंग कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आप इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ हायर्ड फैक्टर भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ हायर्ड फैक्टर, जो भी आपने बाहर से हायर करा है उस पर जो भी आपका कॉस्ट आएगा उसको हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ हायर फैक्टर। 19 नंबर पॉइंट पर इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाइए। तो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का जोड़। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में मेरे बच्चों 3 चीजें जुड़ती हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट में? जोड़ते हैं कॉस्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल, अपने कैपिटल का कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट, और अपॉर्चुनिटी सैलरी, जो भी एंटरप्रेन्योर को सैलरी मिल सकती थी और नहीं मिली, और इम्प्यूटेड रेंट, जो भी उसके मकान का रेंट हो सकता है जो उसको नहीं मिला वो इसमें जोड़ेंगे। तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया, सिर्फ 3 चीज़ें जोड़ती है और कुछ नहीं जोड़ता। आ जाइए 21 नंबर पॉइंट पर। फिर इसके बाद हमारे पास है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए ये ध्यान रखना है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बराबर होता है एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। इस लेवल ऑफ आउटपुट पर, इस पॉइंट से आपके कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इससे आपको याद रहेगा कि ये 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर बात करी गई है। 22 नंबर पॉइंट पर आपका जो टोटल कॉस्ट है वो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़। एक और दूसरी बात 23 नंबर पर, अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट नहीं आएगा। याद रखेंगे, नहीं आएगा। क्या आएगा? मेरे को मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। ठीक है, 24 नंबर पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे काट रखा है, यह ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो बेटा इसको भी हाईलाइट कर देते हैं कि ये कटा हुआ है। ठीक है, आगे
नेक्स्ट है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सिग्मा एमसी, वो तो लिख ही दिया हमने। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। फिर आ जाइए 25 नंबर पॉइंट। एवरेज निकालेंगे कैसे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। 26 नंबर, टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए। 27 नंबर, एवरेज कॉस्ट निकालना है तो इसके दो फॉर्मूले हैं, ए एफ सी को ए वी सी में जोड़ दीजिए तो आपके पास ए सी आ जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आप टी सी को टोटल आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास ए सी आ जाएगा। फिर है मेरे पास कुछ डिफ्रेंसिएशन वाले फॉर्मूले। जब हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ होता है, जैसे ये दिया हुआ है कॉस्ट फंक्शन टी सी इज इक्वल टू 305 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू, तो ऐसे में आपको अगर एम सी निकालना हो तो फॉर्मूला होगा डिफ्रेंशिएट करो टी सी को विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। मैंने बहुत आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। टॉपर सीरीज में मैंने बहुत क्वेश्चंस इस तरीके के कराए हुए हैं। वैसे चलो एक क्वेश्चन और भी करा देता हूँ, यहाँ लिखा ही हुआ है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो एमसी क्या हो जाएगा, इसका एमसी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये है मेरे पास 300 प्लस 5 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू अपॉन में डी क्यू। जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 10 क्यू प्लस 10, सिंपल। ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। आगे चलिए 28 हो गया, 29 नंबर पर आ जाते हैं। 29 नंबर पर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हो गया, सारे कॉस्ट हो गए, कॉस्ट वाले सारे हो गए, और कोई फार्मूला नहीं बचा, एक फार्मूला बचा, चलो वो बता दे। तो सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट में क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज जोड़ते हैं तो आपके पास आता है सोशल कॉस्ट, सिंपल। 29 कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी, जैसे आपने पॉल्यूशन करा, ट्रैफिक कंजेशन और भी कई तरीके की कॉस्ट जो आपने समाज पर इम्पोज करी उसको जोड़ेंगे तो आएगा सोशल कॉस्ट। 30 नंबर पॉइंट पर आ जाइए। फिर मार्केट्स में आते हैं। मार्केट्स में आपको एसएच अगर फॉर्मूले हैं तो वो ये हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है जब आपको टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा। आप इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं, आप इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं, और आप इसको प्योर प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। 2-3 नामों से जानते हैं। हम इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो नाम याद रखिएगा, कई बार नाम से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपको पूछा इकोनॉमिक प्रॉफिट तो आप ढूंढने लगे इकोनॉमिक कॉस्ट को, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट, इकोनॉमिक्स में ही तो पढ़ रहे हैं, तो जो इकोनॉमिक्स की कॉस्ट है वो आपकी माइनस करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा ना, सिंपल। अच्छा, एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, एवरेज रेवेन्यू में से आप माइनस कर दीजिए एवरेज कॉस्ट तो आपके पास एवरेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एवरेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एवरेज रेवेन्यू है 15 और एवरेज कॉस्ट है आपका 10, तो आपका एवरेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया ए आर माइनस ए सी, यानी कि 15 माइनस 10 यानी कि 5, ये हो गया एवरेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट को निकालने के लिए, टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होगा टोटल आउटपुट से। तो टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आपका टोटल आउटपुट 100 यूनिट है, तो आपका टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 500। सो सिंपल है ना। चलिए अब आ जाइए, ये पॉइंट नंबर था आपका 30 के बाद है 31 हमारे पास एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट।
जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होता है? जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों बराबर हो, और या फिर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर हो, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। ठीक है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कई जगहों पर बोला गया है, तो ब्रेक इवन पॉइंट बोलिए या फिर आप इसको जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलिए, कुछ भी बोलिए, इट इज वन एंड सेम थिंग। 32 नंबर पर आ जाइए। लॉस की कंडीशन क्या है? लॉस की कंडीशन है जब आपका टोटल रेवेन्यू छोटा हो टोटल कॉस्ट से, या एवरेज रेवेन्यू छोटा हो एवरेज कॉस्ट से, तो आपको लॉस होता है। फिर जब भी लॉस आता है तो दिमाग में सवाल उठता है कि लॉस में कब तक प्रोडक्शन करेंगे? तो हम लॉस वाली सिचुएशन में तब तक प्रोडक्शन करेंगे, द फर्म विल कंटिन्यू to produce till AR is greater than or equal to ABC। जब फर्म का AR ABC से छोटा हो जाता है, जब AR ABC बराबर होते हैं, हम उसको शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। शट डाउन पॉइंट, सिंपल है ना? अच्छा, फिर आ जाइए 35 नंबर पॉइंट पर। मार्केट कब छोड़ेगा? AR छोटा ABC से, विल लीव द मार्केट, विल लीव द मार्केट इन शॉर्ट रन। छत्तीस नंबर, AR छोटा AC से, विल लीव द मार्केट इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन। 37 नंबर पॉइंट। अच्छा, तो अभी तो मैंने आपको सारे बता दिए, अभी इसमें और कुछ बाकी नहीं बचा है। अब बाकी बचा है वो इलास्टिसिटी का, तो मैं उसको लास्ट में बताना चाहता था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपके पास पॉइंट मेथड है और परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज मेथड है, तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है, सबको पता है ये, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। ठीक है, दूसरा है 38 नंबर आर्क मेथड। आर्क मेथड को आप लोग मिड वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग एवरेज मेथड भी बोलते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में P1 प्लस P2 अपॉन में Q1 प्लस Q2। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। 39 पर आ जाइए। इसके बाद है पॉइंट मेथड। तो पॉइंट मेथड में, अच्छा, ये बात हर बच्चा पूछता है कि सर अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आपको आर्क मेथड यूज करना है। पहले आर्क मेथड यूज करिए, अगर आर्क मेथड से जवाब मैच ना करे तो परसेंटेज यूज करिए। मेरे को पता है कि क्वेश्चन के अंदर जब भी क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शंस होंगे, चारों ऑप्शन में से एक परसेंटेज का भी होगा, एक आर्क का भी होगा। अगर आपने पहले परसेंटेज किया और उसको टिक कर दिया तो जरूरी है कि आपका आंसर गलत भी हो जाए। पहले आर्क अपनाइए। इंस्टीट्यूट ने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सब जगहों पर आर्क मेथड लगाया है, और आर्क मेथड के एडवांटेजेस भी हैं और वहीं परसेंटेज मेथड के डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको क्लास में बताए। इसीलिए आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो मी, आप मेरे को फॉलो करें और आप आर्क मेथड लगाएं। पॉइंट मेथड का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड कर दीजिए। 40 नंबर पॉइंट, हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड में तो कोई कैलकुलेशन हम करते नहीं, तो एक्सपेंडिचर मेथड का कोई फॉर्मूला नहीं है। एक फॉर्मूला ये है AR इज इक्वल टू MR ED माइनस 1 अपॉन में ED। तो इसे आप MR कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर AR दिया हो, ED दिया हो, या अगर आपको AR पूछा है तो ED और MR दिया होगा। 3 चीजें हैं, तीनों में से 2 चीज आपको क्वेश्चन में दी होंगी, आपको तीसरी कैलकुलेट करनी होगी।
तो मैंने आपको सारे फार्मूले बता दिए, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, सारे फार्मूले यहाँ पर आके बता दिए। 40 फार्मूलेज हैं। अगर आपको कोई रह गया है मुझसे तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा कि सर ये आपने छोड़ दिया है। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और हम मिलते हैं जल्दी ही।